विरोध कई तरह से होता है। विरोध करने का आपको हक है, विरोध आप जरूर करिए, लेकिन पर्टिकुलर एक या दो पार्टी के खिलाफ आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सपा ने मिलकर जिस तरह से बीजेपी को 32-33 सीटों पर ला दिया, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? और क्या ये भी असर माना जा सकता है कि आने वाले 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों मिलकर लड़े तो बीजेपी के मुश्किल कि 2017 में उनको पहली दफा समाजवादी पार्टी ने ही एक तरीके से चुनाव में उतारा था, और ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गई थी। अब आप देखें जरा कि जिस पार्टी के अंदर वो पहुंची है, बीजेपी के अंदर 4 से 5 साल का वक्त हो गया है, क्या उनको एक बार भी किसी चुनाव में उतारा गया है? महिला आरक्षण बिल पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं के विरुद्ध में विपक्ष द्वारा संसद के अंदर कदम उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हम तो उनके हक की बात कर रहे थे, उनके हक की लड़ाई के लिए, उनके सम्मान के लिए उन्हें आरक्षण देना चाहते थे। 33% आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर ये कही कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का वोट पाना चाहता है, महिलाओं के हक के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहता या भारतीय जनता पार्टी के फैसले में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन जैसे ही संसद के बाद सड़कों पर हंगामा देखा गया तो विपक्ष ने सच्चाई बताई। लेकिन इस हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद एक बड़ा सवाल एक महिला नेत्री पर खड़ा हो गया। न सिर्फ सवाल खड़ा हुआ बल्कि थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। और ये चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव यूं तो सपा परिवार का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद चर्चा ही चर्चा हो रही है कि जिस मान सम्मान, जिन महिलाओं का जिक्र, जिनकी इज्जत और जिनको लेकर बार बार ढिंढोरा पीटा जाता है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव आकर ये सब कुछ भूल गई हैं कि वाकई महिला सम्मान होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद महिलाओं के लिए अपर्णा यादव ने क्या किया है, अपर्णा यादव को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप जानते हैं कि जब महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर गिर जाता है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर खुद अपर्णा यादव और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। सपा और कांग्रेस का झंडा हाथ में होता है और अपर्णा यादव द्वारा ये झंडा जलाया जाता है। न सिर्फ झंडा जलाया जाता है सपाइयों का, कांग्रेस का, बल्कि अखिलेश यादव के पोस्टर को भी जलाया जाता है। और खुद अपर्णा यादव ये कहती हैं कि इन जैसी पार्टियों का कोई अस्तित्व है ही नहीं और मैं मरते दम तक विरोध इन पार्टियों का करती रहूंगी। और जब तक इस बिल को पास नहीं कर दिया जाता या महिलाओं के हक की बात यहाँ पर नहीं उठती है, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, ये अपर्णा यादव ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर से एक आवाज आई और ये आरोप लगाया गया अपर्णा यादव पर कि आपने यहाँ सिर्फ महिला सम्मान की बात नहीं कही है, बल्कि यहाँ पर आपने कई महिलाओं का अपमान किया है। आपने ना सिर्फ यहाँ पर किसी पार्टी का झंडा जलाया है, बल्कि आपकी मानसिकता भी उजागर हुई है कि आप क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, ऐसा सपा द्वारा कहा गया। और आपको बता दें, हजरतगंज थाना में शिकायत भी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा करवाई गई। अब शिकायत दर्ज होने के बाद अपर्णा यादव की क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसी को लेकर कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और चुनाव के बाद अपर्णा यादव पर क्या असर पड़ेगा अभी से, इसे देखना काफी अहम होने वाला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अपर्णा यादव ने जो कदम उठाया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव दिखाई दे रही हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या एक झंडा जलाने से क्या महिला सम्मान यहाँ पर नजर आता है, क्या महिलाओं का सम्मान मिल जाता है? कि उत्तर प्रदेश में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही आरोप लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और क्या आपकी राय है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जिस तरीके से अपर्णा यादव ने कह सकते हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे कि क्या ये सही तरीका था, क्योंकि सिर्फ सपा और कांग्रेस पार्टी का झंडा जलाना क्या सिर्फ इन दोनों पार्टियों की शिकायत थी या और भी जो दल थे जो विपक्ष में थे पूरे मामले में, क्योंकि ये ऐसा पहला बिल था 11 साल के अंदर जो बीजेपी के रहते संसद में गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये दर्द भी
बीजेपी को सहन नहीं हो पा रहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की महिला आरक्षण बिल की लगातार बात हो रही है। 2023 में इससे पहले जब ये पास हुआ उस समय भी ये कहा गया कि भाई जब आप महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको जो 543 सीटें उन्हीं के ऊपर आरक्षण क्यों नहीं दे देते? आखिर इतना वेट क्यों है? पहले परिसीमन होगा, फिर तमाम चीजें होंगी, उसके बाद कहीं जाकर आप जो है उनको सीटें देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो हो सकता है आखिर उसके ऊपर आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ मुद्दे को उलझाना चाहते हैं? इस तरह की तमाम सारी बहस जो है वो संसद के अंदर होती हुई दिखाई पड़ी, जिसमें अखिलेश यादव समेत कांग्रेस पार्टी और तमाम जो समूचा विपक्ष था उसने बीजेपी के लिए ये कहा, सरकार के लिए ये कहा कि भाई आप जो ये बिल लेकर आए हो इसमें सीधी सीधी राजनीति है, आप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बिल लेकर आए हो। और इसमें ये भी कहा गया कि बीजेपी ये बात जानती थी कि बिल गिर जाएगा और इसका सारा ठीकरा जो है वो जो विपक्षी दल है खासकर कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर फूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये भी कहा गया कि इसका लाभ वो कह सकते हैं तमिलनाडु और जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला उसमें वो लेना चाहते हैं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरह से झंडे को जलाया है और ये कहते हुए नजर आए कि भाई ये लोग जो है वो महिला बिल के खिलाफ है, महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन अपर्णा शायद ये भूल जाती है कि 2017 में उनको पहली दफा समाजवादी पार्टी ने ही एक तरीके से चुनाव में उतारा था। और ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गई थी। अब आप देखें जरा कि जिस पार्टी के अंदर वो पहुंची है बीजेपी के अंदर 4 से 5 साल का वक्त हो गया है, क्या उनको एक बार भी किसी चुनाव में उतारा गया है? एक बार भी कहीं से वो चुनाव में लड़ती हुई दिखाई पड़ी? ये भी सपा के जरिए कहा जा रहा है कि दबाव में किया गया है। अपर्णा यादव चाहती नहीं थी ये करना, बल्कि बीजेपी के दबाव में है क्योंकि चुनाव नजदीक है और टिकट पाना जरूरी है। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल ऐसा कई दफा देखा जा रहा है जहाँ पर अपर्णा यादव के जो गोल है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसा चीज नजर आती है जिससे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के अंदर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आप देखिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में जाकर भी वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है और तमाम तरह की बयानबाजी होती है। उसके अलावा उनके पति के साथ में जो पूरा का पूरा मसला था वो भी ये कहा जाता है कि हमने सुलझा लिया है। तो तमाम चीजों को लेकर वो चर्चाओं में रही। लेकिन बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको भी शायद ये लग रहा है कि अगर खामोश रहेंगी तो इस बार भी टिकट उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि 24 हो चाहे 22 हो चाहे आप देखें जो 27 का चुनाव वो आने वाला उसमें क्या अपर्णा यादव को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? क्या अपर्णा यादव एक बड़ा नाम बनकर उभर सकती है? इसीलिए शायद वो इस तरह की चीजें करती हुई दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर हालांकि प्रतिक्रिया वैसी नहीं दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झंडे को जलाना एक अपमान के तौर पर देखा जाता है कि भाई आपको विरोध करना है तो आप अपनी बातों को सामने रखिए, लेकिन आप झंडा जला रहे हैं एक तरीके से उस पार्टी का आप अपमान कर रहे हैं जिस पार्टी ने पहली दफा आपको चुनाव में लड़ने का मौका दिया है। और एक तरीके से जिस पार्टी के अंदर आप हैं वहां पर एक बार भी आपको मौका नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने जो ये चीज दर्शाने का प्रयास किया है वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो शिकायत दर्ज हुई है, शिकायत दर्ज होने को लेकर क्या लगता है आपको कि मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है? जाहिर बात है क्योंकि आने वाले दिनों में तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कई मुद्दों पर उनको अपने आप को एक देता हुआ उन्होंने महसूस किया और कई जगह पर ऐसा लगा जब बयानबाजी वो कर जाती है वो उल्टा उनके ऊपर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी कई लोग उनसे इस बात से इत्तेफाक में रखते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अब इस पूरे मसले के ऊपर जब ऐसा लगता है कि उनके ऊपर शिकायत दर्ज हुई है, क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी और क्या ये कार्रवाई उनका जो पॉलिटिकल इमेज है उसको और मजबूत कर देगी या यहाँ से बीजेपी भी उनसे कन्नी काटती हुई दिखाई पड़ेगी? देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि विरोध कई तरह से होता है, विरोध करने का आपको हक है, विरोध आप जरूर करिए, लेकिन पर्टिकुलर एक या दो पार्टी के खिलाफ आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सपा ने मिलकर जिस तरह से बीजेपी को 32-33 सीटों पर ला दिया, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? और क्या ये भी असर माना जा सकता है कि आने वाले 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों मिलकर लड़े तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकती है? तो महिला बिल के सहारे कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां अब यहाँ पर लोग सेकना चाहते हैं। अपर्णा यादव ने क्या वही लोग दिखाया है? तो कुल मिला कर देखा जा सकता है कि देखिए हर एक पहलू का जो राजनीतिक फायदा है, राजनीतिक जो लाभ है वो उठाना लोग चाहते हैं। अपर्णा यादव भी उनमें से अब ऐसा करती हुई दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो कह सकते हैं प्रदर्शन तो कर रही है, विरोध तो कर रही है, लेकिन वो झंडा जलाकर कहीं ना कहीं अपने लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी है। अब क्या बीजेपी उनके समर्थन में उतरेगी या बीजेपी के जो नेता हैं उनसे थोड़ा सा बचते हुए दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल, अपर्णा यादव को लेकर एक वक्त पर यह भी कहा जाता रहा है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी
तो बीजेपी का सिर्फ मकसद अपर्णा यादव को शामिल करना नहीं था, बल्कि उनके जरिए यादव वोट बैंक भी हासिल करना था। और आज भी अपर्णा यादव सिर्फ यादवों के लिए ही जानी जाती हैं, एक वोट बैंक के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि कई चुनाव भी थे, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उपचुनाव, लेकिन अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली और अन्य राज्यों में भी यहाँ प्रचारक के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। और अब ऐसे वक्त पर जब महिलाओं की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो अपर्णा यादव आगे आ जाती हैं। लेकिन जब पहलवान यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, जहाँ हाथरस का कांड सामने आता है, जहाँ पर हम कई और राज्यों में महिलाओं के साथ जो बर्बरता होती है वो देखते हैं, इस पूरे मामले में अपर्णा यादव का कोई बयान नहीं आता। बयान आता है तो सिर्फ बोलकर वो चुप हो जाती है, इसके अलावा कोई और बड़ा कदम नहीं उठाती हैं। अब ऐसे में ये कदम उठाया गया है, तो क्या वाकई मुश्किलें अपर्णा यादव की बढ़ सकती हैं? और क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ये दबाव में किया है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर